यूट्यूब से आप नोट्स कैसे बनाते थे, मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करते थे अपने सब्जेक्ट्स? यार लोग सही कहते हैं कि मुझे बैठ जाना चाहिए, मेरी बस की है नहीं है, ये इंग्लिश मुझसे नहीं हो पाएगी मुझसे। मेरे रिलेटिव थे, कुछ बोलते थे कि तू तेरी बस की कुछ नहीं है, तू कर नहीं पाएगा ऐसा, एक काम कर, जो तेरे पापा ही बिजनेस कर रहे हैं, जो टायर पंचर की जो दुकान चल रही है, तो वहाँ बैठ जाओ उनके साथ। ऐसे मुझे ताने मारते थे ऐसे। बहुत मुश्किल होता हुआ आपको ये जॉब के साथ दौरान पढ़ने के लिए? मैं 2 बार एसएसबी दे चुका हूँ, एक बार मैं कोयम्बटूर में दे चुका हूँ और एक बार भोपाल। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से इंग्लिश से ही आई है, क्योंकि हिंदी मीडियम से होना इंग्लिश करना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। मतलब आपने एमटीएस छोड़कर जीडी से ज्वाइन करा क्योंकि वर्दी फोर्सेस के पीछे आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने मैथ्स के जो नोट्स बनाए हैं वो यूट्यूब से ही बनाए हैं। मैंने डिमोटिवेट ही हो गया था उसको देख के कि मैं इस एक एमटीएस का एग्जाम नहीं निकाल पा रहा हूँ। देखो मैंने बचपन से ही अपनी फैमिली कंडीशन देखी थी और मैं सोचता भी था अगर हम, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं कुछ, मैं हमेशा कहता था अगर मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा। मैं अपने सेल्फ स्टडी से ही जो भी मैं हूँ, तो सेल्फ स्टडी की है मैंने हमेशा। और क्लिनिक में मैं जॉब करता था, तो जब भी उनके पेशेंट्स मतलब नहीं होते थे तो मैं हमेशा उठ के बैठा था बाहर में। मैंने यही सोचा था कि अगर तू पढ़ेगा तो तेरी फैमिली की वो लाइफ ज्यादा सिक्योर होगी, अच्छी सुधर जाएगी। मैं सोचा कि यार तुझसे ये नहीं हो पा रहा है तो सीटू की तरफ कैसे देख रहा है। तो अगर उत्तराखंड में कोई स्टूडेंट गांव से रहकर तैयारी करना चाहता हो सेंटर के एग्जाम एसएससी की, पर वो हिंदी मीडियम से, तो किस तरीके से वो करे? कुछ ऐसे बोलते थे कि जब मैं जिम जाता था, मुझे काफी जिम का काफी शौक था, तो बोलते कि तू बस बॉडी बनाते रह जाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं घर तब जाऊंगा जब मेरे को एग्जाम क्लियर होगा। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। आज मेरे सामने जो मेहमान बैठे हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरी इनकी कहानी रही है। आप जानेंगे इनकी पूरी कहानी को, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। जो आपके क्वेश्चन रहते हैं कि किस एग्जाम की तैयारी करें, कैसे करें, क्या मतलब एग्जाम के दौरान अप एंड डाउन रहते हैं, तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। पहले वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, आपको अपने शो में बुलाने के लिए। तो मैं पहले अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। मेरा नाम आशीष नेगी है और मेरी जो पहले फर्स्ट से लेकर 5th तक जो मेरी पढ़ाई हुई है वो सरकारी स्कूल में कोटी रायडूमसीर है उसमें हुई है। तो उसके बाद जब मैं 6th में गया था, तो जब मैं जूनियर हाई स्कूल में गया तो एक टीचर थे मेरे जैन गुजी नाम से। तो उन्होंने जब देखा कि जब मैं मैथ्स क्वेश्चन करता था तो काफी फास्ट करता था, उनके बिना पढ़ाए हुए उनसे पहले कर लेता था। तो वो कहते थे कि हाँ इस लड़के में कुछ तो बात है। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की और मुझे कहा कि इसको बाहर भेजो पढ़ने के लिए, ये मतलब काफी अच्छा बच्चा है पढ़ने में। तो उन्होंने फिर उसके दौरान ही मेरी मौसी जी पूना में रहती है, तो मैं चला गया था महाराष्ट्र में। तो मैंने 6th की क्लास की पढ़ाई मैंने पुणे में की थी सेंट स्कूल से। तो मेरा मन नहीं लगा तो मैं एक साल बाद फिर वापस आ गया था। जब मैं वापस आया तो मैं चंबा टिरगढ़ में पापा जी अभी मतलब कि वहाँ पे एक टायर जो शॉप होती है वहाँ पर चलाते हैं, टायर की शॉप चलाते हैं। तो मैं वहीं पे उनके साथ रहने लग गया था और फिर अपनी पढ़ाई मैंने स्टार्ट की। तो मतलब 6th क्लास से फिर से स्टार्ट की मैंने वहाँ से। और मतलब हिंदी मीडियम था, सबसे विद्या मंदिर हिंदी मीडियम ही है। तो 6th से लेकर 12th तक सारी पढ़ाई मेरी वहीं पे हुई है। फिर 12th के बाद जैसे मेरा 12th पूरा हुआ तो मैं आ गया यहाँ देहरादून और डीएवी पीजी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन शुरू की। और लास्ट ईयर से मैंने सोचा कि चलो अब आगे देख लेते हैं क्या करना है। तो मैंने एसएससी की तरफ जाना समझा, फिर एसएससी की तरफ जाना समझा। अभी वर्तमान में आपका किस चीज में चयन हुआ है? अभी मैं वर्तमान में एसएसबी जो 2021 की वैकेंसी आई थी जीडी की, उसमें मैं एसएसबी में सिलेक्ट हुआ था जीडी में। तो वहाँ पे मैं एसएसबी मेरे को मिला था। तो मैं अभी ट्रेनिंग ही कर रहा था यहाँ लखनऊ में। उसी दौरान मेरा जो सीपीओ 2022 का मतलब मैं जो चल रहा था पिछले 2022 का हुआ है सीपीओ 2022 उससे चल रहा था मेरा। तो उसके दौरान सिलेक्शन हुआ तो मैं वहाँ से ज्वाइन करके अभी मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद मुझे अभी सोनीपत में 27 तारीख को अपना क्या करना है, वहाँ पे ज्वाइन करना है। मतलब अभी आपको कौन सी चीज मिली है आपको? अभी जो है मुझे सीपीओ 2022 से सीआरपीएफ मिली है एज सब इंस्पेक्टर में, सब इंस्पेक्टर एज आप जाएंगे। शुरू से शुरुआत करेंगे। आप ये मुझे बताइए, आपने बताया कि आप 6th क्लास में आप मतलब आपके टीचर ने देखा कि आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो शुरू से आप पढ़ाई में बहुत तेज रहे थे? हाँ, पढ़ाई में मतलब बचपन से ही मैं ठीक था। मतलब कि मैं जब भी जो भी काम करता हूँ मतलब पूरे फोकस से करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। फिर और 10th में आपकी परसेंटेज क्या थी? 10th में मेरी 87% थी यूके बोर्ड से। उसके बाद 12th में? और 12th में मेरी 87.2%। मतलब बहुत ब्रिलियंट आप रहे हैं। इसके बाद आपने जो हम देखते हैं अक्सर कि टॉपर जो होते हैं उनका एक रुख होता है कि किस तरफ हमें जाना है। तो आपका शुरू से क्लियर था कि आपको फोर्सेस में जाना है? मेरे पहले से ही मेरे याद है, मेरे 12th में जब मेरा इंटरव्यू होता था मतलब वाइवा होता है, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे मतलब कि तुम्हारा फ्यूचर एम क्या है। तो मैंने सबसे पहले एनडीए का नाम लिया था। एक्चुअली मुझे जाना डिफेंस की तरफ था, तो मैं एनडीए का नाम लिया था। हाँ, मैं 2 बार एसएसबी दे चुका हूँ, एक बार मैं कोयम्बटूर में दे चुका हूँ और एक बार भोपाल में। तो मैं एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया था। हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम से ना होने का उस ड्रॉबैक तो होता ही है। मुझे हिंदी मीडियम का था मैं,
तो फिर मतलब वहाँ क्लियर ना होकर मेरे तक एज निकल गई थी। तो मैं जैसे ग्रेजुएशन का मैं सोचा मेरे आगे अपॉर्चुनिटीज है, मैं पैरामेडिकल फोर्स में देख सकता हूँ, एज सस्पेक्टर देख सकता हूँ। इसके अलावा आपके कौन कौन से एग्जाम निकले? मैंने MTA 2021 निकाला है, उसके अलावा मैंने 2022 में निकाला था, बट मैंने कहा था ना कि मेरे एक फोर्स की तरफ जाना है, तो मैंने उनको DAV स्किप करके उसको ज्वाइन नहीं किया है मैंने। तो आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे? रिस्क ले रहे थे वहाँ पर, अपन घर वालों को बताया नहीं था इस बारे में कि मेरे एग्जाम क्लियर हो रखे हैं ऑलरेडी। मैं उनको हमेशा जब भी बताता था कि जब मेरा रिजल्ट पूरा श्योर हो गया मेरा, तब जाके बताता था उस टाइम पे। मैंने NTPC का आया था, मैंने उसका भी एग्जाम दिया था, तो उसका प्री क्लियर हो गया था, बट उसने काफी टाइम लगा दिया था, तो मैं उसके रिजल्ट का अवेयर नहीं था। कब रिजल्ट आया उसका, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, जो कंट्रोवर्शियल एग्जाम था। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला उसमें कि मेरा उसमें प्री में सिलेक्शन हो चुका है। जब उसका मेंस का टाइम आया तो मुझे मेल आता है कि आपका इसमें मतलब कि सेकंड जो है स्टेज में आपका पेपर है, तो मेरे तो वो तैयारी थी नहीं, तो वहाँ पे वो स्किप हो गया मेरा रेलवे का। इसके बाद मैंने क्या CGL निकाला, फिर 2022 का निकाला, प्री निकाला था, मेंस तक पहुंच गया था मैं, पर उन्होंने क्या किया 2022 में कि उन्होंने टाइपिंग मैंडेटरी कर दी थी, तो मैं टाइपिंग आउट हो गया था। एक्चुअली मैं बीमार हो गया था उसके एक दिन पहले ही काफी, तो मैं उसमें टाइपिंग नहीं कर पाया था, तो मैं उसमें बाहर हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ये GD आया था 2021 में आया था, 2022 में पूरा कंप्लीट हुआ है, तो उसमें मुझे SSB मिली थी, उसके बाद CQSI मिला। मतलब आपने MTS छोड़कर GD से ज्वाइन करा क्योंकि वर्दी फोर्सेस के पीछे आपका बहुत अच्छी बात है। तो आपने जब ये सब कुछ देखा, आप हो सकता है कि मैथ्स में तेज हो या फिर तेज, बाकी जब सेंटर की तरफ हम जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा सा ज्यादा हो रहता है, तो आपने इंग्लिश को कैसे मेंटेन करा अपनी? मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से इंग्लिश से ही आई है, क्योंकि हिंदी मीडियम से होना में इंग्लिश करना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मैं डरता था बहुत, मैं उसको अवॉइड ही करता था कि जिसमें इंग्लिश हो तो मैं उसको अवॉइड करूं। फिर जब मैंने देखा कि यार बिना इंग्लिश के तो हो नहीं सकता है, मुझे इसको फेस तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने क्या किया कि नीतू मैम की वॉल्यूम नंबर से उससे आती है, तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने उसको रीड किया, उससे पूरे रूल्स में रेगुलेशन अच्छे से पढ़ लिए पूरे सारे। उसके बाद मैंने देखा चलो ग्रामर तो ठीक हो गई है, अब वोकैब आती है, अब वोकैब कैसे करें, तो वोकैब के लिए मैंने एक यूट्यूब सर रवि बजाज नाम से हैं, तो न्यूमनिक मेथड से बताते हैं कि तुम वोकैब ऐसे याद कर सकते हो, तो मुझे वहां से आइडिया लगा कि मैं ऐसे बना सकता हूँ। तो एक ब्लैक बुक आती है, एक बुक सुना है मैंने। हाँ, तो ब्लैक बुक आती है, तो मतलब काफी उसका वर्ड है, 10,000 प्लस वर्ड है, वोकैब्स की होती है, तो मैंने लगभग वो सारी पढ़ी हुई है। पूरी बुक याद है? पूरी बुक मुझे अब तक याद है, जितनी उसके अंदर है सारे कुछ मैंने पढ़ा हुआ उसके अंदर, कि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, मतलब इंग्लिश में कि मैंने कोई कहीं मैं वो हो जाऊँ लैग कर जाऊँ या कुछ कहीं कर जाऊँ। और फिर क्या होता है कि तुम्हारा मतलब इससे उनसे तक तुम्हें समझना आना चाहिए कि कैसे इंग्लिश को मतलब कि सेंस होनी चाहिए डेवलपमेंट, तभी तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इंग्लिश माध्यम नाम से एक है ऐप है, उससे मतलब मैं रोज न्यूज पेपर रीड करता था, उसके अंदर एसेस करके मैं कर लिया था। एक और चीज, आपने GS की तैयारी कैसे करी? GS की तैयारी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास नॉर्थ से पॉलिटिक के दीपेंद्र सर हैं, ये ग्लोबल उसके ग्लोबल नाम से अकेडमी है, उन्होंने बुलाया उनका, दीपेंद्र सर नाम से हैं, तो उनके नोट्स थे मेरे पास पॉलिटी के, तो पॉलिटी मैंने वहाँ से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पॉलिटी के नोट्स थे मेरे पास, तो उसी से पढ़ के मैंने खुद से ही पढ़ के खत्म कर लिया था उसको। तो पॉलिटी मेरी काफ़ी अच्छी है अभी भी। तो और उसके अलावा तो जितने भी जैसे ये हैं, तो मैंने वो सारे वाईफाई स्टडी में ही जो टीचर्स थे, हिस्ट्री वगैरह जो भी थे, और ये अपनी ल्यूसेंट्स आती है ना, इसको ही कवर करके मतलब उसको कर दिया मैंने। सेंटर के एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ज्यादा रोल रहता है, तो करंट अफेयर कैसे? हाँ, एक दृष्टि IQ नाम से एक चैनल है, तो उसके जो मंथली करंट अफेयर डालता है वो, तो उसको मैं मतलब जो मंथली करंट अफेयर देख के, वीडियो देख के, फिर उसके जो PDFs होते हैं उसको गो थ्रू करके बस उसको रिकॉर्ड करके। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग आप कैसे करते हैं? मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने मैथ्स के जो नोट्स बनाए हैं वो YouTube से ही बनाए हैं मैंने, वाईफाई स्टडी नाम से है, और एक इवन कोचिंग सेंटर नाम से भूतेश सर है, उनसे मैंने वो बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं मैथ्स के सारे। और रीजनिंग का भी मैंने वाईफाई स्टडी में दीपक सर हैं, उनकी पूरे जो भी प्लेलिस्ट थी मैंने उनको देख के, फिर उसके बाद किरण की बुक लेके, उनके प्रीवियस ईयर की बुक आती किरण की, वो दोनों ही मैथ्स और रीजनिंग पूरी सॉल्व किए मैंने उसको कम से कम 3-4 बार, तब जाके मैं उसको। मॉक टेस्ट वगैरह भी देते थे आप? मॉक टेस्ट देता, मैं टेस्ट बुक पे मॉक देता था। अच्छा, टेस्ट बुक में मॉक देते थे, मतलब आपने सारे में जो तैयारी के माध्यम खुद से चूज किए हैं सारे। तो कितनी डिफिकल्टीज हुई थी ये सब करने में? क्योंकि जब आप कोचिंग लेते हो तो आपको गाइडेंस मिलती है प्रॉपर, ये चीज ऐसे पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, तो जब आप सेल्फ से करते थे कितने चैलेंजेस रहते थे? देखो आज के टाइम पे वैसे तो यूट्यूब पे बहुत मतलब कंटेंट भरा पड़ा है, तो आप मतलब आपको अच्छा भी मिलेगा, आपको बुरा मिलेगा, पर आपको समझ होनी चाहिए कि कौन तो आपके लिए बुरा है, कौन सा अच्छा है। तो मैं शुरू से ही मुझे मतलब इतना था कि मुझे लगता था कि हाँ, जहाँ से मैं जैसे वाइफाई स्टडी से जुड़ा, मैं इवन कोचिंग सेंटर से जुड़ा, तो काफी अच्छे टीचर थे, तो उनका मतलब वो गाइड करते थे कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, तो मैं उसको देखते जाता था, जो टीचर बोलते जा रहे थे मैं करता जाता था बस।
और घर पे बैठ के पहले प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना तुम अच्छा बनते जाओगे हर दिन। एक चीज आपने बताई कि जब आप YouTube से पढ़ते हो तो YouTube से आप नोट्स कैसे बनाते थे, मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करते थे अपने सब्जेक्ट्स को? जैसे कि मैं मैथ्स के देख रहा हूँ क्वेश्चन, कुछ भी देख रहा हूँ, तो मैं जैसे वो कुछ समझा रहे हैं तो मैं क्या करता, जैसे उन्होंने कुछ मैंने पहले देखा, मैंने एक बार में फिर थोड़ा पॉज करके उसकी मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखता था कभी भी, तो मैंने जैसे जितना मुझे लगता है कि मैं इससे समझ सकता हूँ एक लाइन में, एक वन वर्ड में, उसको लिख के फिर उसको छोड़ देता उसमें, फिर उसके बाद फिर पढ़ने के बाद उसको फिर रिवाइज कर लेता था। हर 2-3 दिन में मैं इसको रिविजन करता था हमेशा, या फिर 1 वीक में, फिर वन मंथ में, ये रूटीन जारी था, मतलब कि मैं रिविजन करूंगा हर चीज का, जो चीज हम नोट्स बनाते हैं उसका रिविजन जारी था, मतलब कंटिन्यू करना ही करना है मुझे रिविजन, कुछ भी हो जाएगा। प्रॉपर टाइमिंग आपकी रहती है नोट्स बनाने। बिल्कुल। तो और चीज जैसे आपको मतलब होता है तैयारी के दौरान, जैसे सेल्फ आप कर रहे हो, डिमोटिवेट भी आप हुए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आप बहुत हाई रहे, तो उस चैलेंजेस को आपने जैसे मैंने बोला था कि 2020 का मैंने एमटीएस का रिजल्ट बताया है कि काफी मैं डिमोटिवेट ही हो गया था उसको देख के कि मैं एक एमटीएस का एग्जाम नहीं निकाल पा रहा हूँ। उसके बाद मैंने सीपीओ 2020 दिया था, वो भी मेरे मतलब हवा से ऊपर से निकल गया, मेरे समझ ही नहीं आया कि क्या है ये पेपर। मतलब उसके बाद मैंने सोचा भी था कि मैं एक बार घर चले जाऊँ, बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। फिर मैं हमेशा कहता था अगर मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा। सही बात है ना, हमेशा बोलता था कि मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा बोलता था हमेशा, अपने बोलता था कि हाँ तू करेगा। मतलब सेल्फ मोटिवेशन खुद ही से करता था। हम देखते हैं कि अक्सर जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं सोशल मीडिया कुछ अवॉइड करते हैं, कुछ लेकर चलते हैं, तो आप इस सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करते थे? देखो एक्चुअली मैंने, जैसे लोग करते हैं कि अपना अकाउंट डिएक्टिवेट कर देते हैं, तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मैं हमेशा मतलब उसमें रहता था, मैं एक्टिव रहता था मैं, पर इतना नहीं मैं कि लोगों से घंटे बातें कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इस ये देखने के कि दिन में क्या हो रहा है, बस जानने के लिए थोड़ा बहुत, अपने दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत, ज्यादा आधा 1 घंटे के, जब भी मुझे मौका मिले थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करके देखा कि ठीक है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि मैं लोगों से बातें करूँ रात तक, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा रात को 10 बजे सोने से पहले थोड़ा देख लिया, उसके बाद फिर सो गया अपने। इसे मैनेज कैसे करते थे? क्योंकि होता है ना, अब एक बार हम इंस्टाग्राम में रील्स को देख रहे हैं तो एक ऐसा लूप है वो कि हम उसमें घुसते चले जाते हैं, उस चीज को कैसे अवॉइड करते थे? देखो मैंने कहा कि आपको अगर लाइफ में कुछ आगे करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अच्छा क्या है, आपका बुरा क्या है। मुझे लगता था कि अगर मैं इसमें घुस गया तो टाइम वेस्ट होना है, अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो जो मेरा गोल है कभी पूरा होना नहीं है। तो मैं खुद से इसी से मोटिवेट होकर मैं उसको हमेशा जितना मुझे चलाना है चला दिया, मैंने उसको फिर बंद कर दिया। मैं काफी लोगों से तो मैं काफी टाइम तक 3-4 साल मतलब 2-3 साल तक बात नहीं हो पाई मेरी, क्योंकि सब होता है कहाँ बिजी रहता है। तो मैंने बोलता कि यार जॉब करता हूँ, जिन ज्यादा पढ़ाई करनी होती है, तो मतलब ऐसा चलता था। फिर व्हाट्सएप वगैरह भी चलाते थे प्रॉपर चलाता था, पर बातें ज्यादा किसी से ज्यादा नहीं, मतलब सोशल मीडिया आप अपने लिमिटेड चलाते थे ताकि आप कनेक्ट रहे दुनिया में क्या चल रहा है। पढ़ाई में जैसे आप बता रहे हो तो बहुत मुश्किल होता होगा आपको एक जॉब के साथ दौरान पढ़ने के लिए, तो क्या आपकी डेडिकेशन होती थी जो आप मतलब इतना सब कुछ साथ कर लेते थे? पता नहीं, मेरे बचपन से ही मतलब कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं जब भी मुझे टाइम मिले, मैं जहाँ पे भी टाइम मिले, मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ हमेशा। चाहे मैं जॉब पे हूँ, चाहे कहीं पे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो अपना बुक्स निकाली है, पढ़ रहा हूँ मैं। चाहे मैं उसमें मतलब कि जैसे मैं बोल रहा हूँ पेशेंट आते हैं तो मैं अटेंड करता हूँ, नहीं आते तो पढ़ रहा हूँ। मतलब ये शौक आपको कैसा लगा? बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई के प्रति लगाव होता है, मेरे ख्याल से मतलब 99% लोग को नहीं होता, 1% लोग होते हैं जिन्हें लगाव होता है। देखो मैंने बचपन से ही अपनी फैमिली कंडीशन देखी थी और मैं सोचता भी था अगर हम, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं कुछ, हमारे पास जो एक मिडिल क्लास फैमिली से उसके बाद होता है कि पढ़ाई लिखाई करके ही वो आगे बढ़ सकता है ना। सही बात। तो मैंने यही सोचा था कि अगर तू पढ़ेगा तो तेरी फैमिली की वो लाइफ ज्यादा सिक्योर होगी, अच्छी सुधर जाएगी, है ना। तो मैंने यही मतलब यही मेरी मोटिवेशन था कि फैमिली जैसे स्ट्रगल कर रही है तो ऐसा ना करे इन फ्यूचर। तो मैंने बस उसी को करके टारगेट करके मतलब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी मैंने, और हमेशा पढ़ता रहा, मैं रुका नहीं फिर मैं कभी। मतलब आपने बहुत अच्छी ये सोचा कि मतलब एक पढ़ाई है आपको जो इस लेवल से निकालकर टॉप लेवल पर ले जा सकती है। ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका कैसा है? पापा क्या जॉब करते हैं? फाइनेंस मतलब एक मतलब जैसे बोलते हैं नॉर्मल उस टाइम पापा जी अभी टायर की शॉप है वहाँ पे चंबा के गढ़वाल में, तो उसी को चलाते हैं। मतलब आपके पापा जो चलाते हैं। तो आपने तैयारी कैसे शुरू करी, कि सेल्फ स्टडी या फिर आपने कहीं कोचिंग ली? कब से आपने स्टार्ट करा? मैं अपने सेल्फ स्टडी से ही जो भी मैं हूँ, तो मैं सेल्फ स्टडी की है मैंने हमेशा से, और मैं इसको मानता भी कि सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम क्लियर हो सकते हैं। मेरा मानना है, और माना हो सकता है कुछ और हो, बट मैंने जहाँ तक देखा है कि मैं जितना मैं सोच रहा था कि घर पे बैठ के मैं ज्यादा
अपनी स्टडी को टाइम दे सकता हूँ। तो मैं घर पे बैठ के ही मतलब एक रूम पे अंदर बैठ के वो मैं पढ़ाई करता था। और इसी दौरान में क्या था, जब मुझे फाइनेंस प्रॉब्लम होती थी कुछ, तो मैंने एक प्राइवेट जॉब की थी स्टार्ट। मैंने क्लिनिक में मैं जॉब करता था। अभी भी मेरे डॉक्टर थे क्लिनिक में, तो उनके साथ बैठता था मैं। तो जब भी उनके पेशेंट्स मतलब नहीं होते थे तो मैं हमेशा बुक लेके बैठा था बाहर में। अच्छा। वो अभी भी मुझे बोलते हैं कि हाँ, इस लड़के ने मेहनत की है एक्चुअल में। तो मैं बैठ के बिल्कुल पढ़ता रहता था। जैसे कोई पेशेंट आया था उनको अटेंड करके फिर पढ़ने बैठ जाता था वहीं पे। ठीक, ये चीज आपने करी बहुत अच्छी है। मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे आपके क्वेश्चन रहते हैं, क्या सेल्फ स्टडी से तैयारी हो सकती है, तो शायद आपको जवाब मिल चुका होगा। इसी तरीके से आप लोगों के जो भी क्वेश्चन रहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं और उनका जवाब हम कोशिश करेंगे जब नए किसी टॉपर से मिले तो वहां पर उनसे पूछें। आशीष, आपने एक चीज बताई कि आपने जो है कि शुरू से ही रहा था, आप पढ़ने में तेज रहते, लेकिन गाइडेंस भी एक चीज होती है कि आपको कहां से देखकर लगा कि मुझे इस तरफ जाना है, या किसने आपको गाइड करा? एक्चुअली मैं फर्स्ट में मुझे एसएससी के बारे में मतलब कि लोगों ने दोस्तों ने सुना था कि कुछ एसएससी नाम की चीज होती है कुछ, उससे तुम मतलब कि डिफेंस की तरफ तुम जा सकते हो। उसके बाद तो मैंने सोचा कि सीडीएस अगर मैं जाता हूँ तो मैं वही फिर से एसएसबी देना पड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि एसएसबी देनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो ये सीपीएसआई सीजीएल मेरा एक ऐसा हुआ है कि मैं जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ और उसको मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। मुझे अपने पे पूरा भरोसा था सब कुछ पहले से ही कि मैं कर सकता हूँ इसको। और मैंने जब मैं 2020 की याद है मुझे, पहले जब स्टार्ट करा था कोचिंग उस टाइम पे 2020 में, तो एमटीएस एग्जाम दे रहा था, जब छोटा एग्जाम था एसएससी का। तो मैं जब उसको दे के बाहर निकला तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब कि मेरा पेपर बहुत बेकार गया हूँ। मैं सोचा कि यार तुझसे ये नहीं हो पा रहा है तो सीपीयू की तरफ कैसे देख रहा है, ठीक है। तो मैं घर आ ही रहा था, मैं सोचते कि कुछ मेरे रिलेटिव थे, कुछ बोलते थे कि तू तेरी बस की कुछ नहीं है ना, तू कर नहीं पाएगा ऐसा। एक काम कर, जो तेरे पापा जी बिजनेस कर रहे हैं, जो टायर पंचर की जो दुकान चल रही है, तो वहां बैठ जा उनके साथ। ऐसे मुझे ताने मारते थे ऐसे करके। तो मैं उस टाइम में कुछ था नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो मैं क्या करता था कि मैं ठीक है, मैं हाँ बोलता था। पर मैंने उस दिन के बाद मैं घर से निकल गया और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं घर तब जाऊंगा जब मेरे को एग्जाम क्लियर होगा। तो मैं अब ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होती कि मैं जब आ रहा था ऑटो से तो मैं सोचता था कि यार लोग सही कहते हैं कि मुझे बैठ जाना चाहिए, मेरी बस की है नहीं है, ये इंग्लिश मुझसे नहीं हो पाएगी मुझसे। तो मैं सोचते घर पहुंच गया। तो घर पे पहुंचते ही मैंने सोचा यार अगर मैं वापस जाता हूँ तो सारे फिर वही बोलेंगे कि तूने सच में नहीं कर पाया। तो मेरे पे या तो घर जाना लिखा था या तो मैं फिर आगे बढ़ता। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अब आगे बढ़ूंगा। तो मैंने बिल्कुल उसके बाद 3 साल अपने इंग्लिश को इतना इंग्लिश को पढ़ दिया कि मैंने कि मतलब कि मैं तो कहीं से पूछो तुम, मैं कर लूंगा बस। आपने जो अपनी डेडिकेशन है उसको पूरा 100% झोंक दिया। हाँ, इसी बीच में मुझे कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी। तो मेरी एक दोस्त थी, सीनियर थी वो कॉलेज में, नेहा नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियल बहुत हेल्प किया है। मतलब लगभग जब भी मुझे रेंट देने का नहीं होता था तो मैं उनको बोलता था कि यार मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, तो यार वो बोलते कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। तो मुझे सेंड कर देती थी पैसे। उन्होंने कभी मुझे आज तक वापस ही नहीं बोला कि मुझे वापस दे देना। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बस हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहती हूँ, और बस वही काफी हेल्प की उन्होंने मुझे। अब कैसा रिएक्शन है, मतलब फैमिली का भी और आपके उन रिश्तेदारों का जो आपसे कहते थे तेरे बस की नहीं है? अब तो सब मतलब कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मतलब बधाइयां दे रहे हैं कि आपका बेटा इतने उससे बड़े उससे पहुंच गया है। तो मतलब कि काफी कॉलें आती रहती हैं मुझे, तो पूछते रहते कि हाँ हमने यहाँ पढ़ा इसके बारे में, ये बोलते कि हाँ मेरे उसका लड़का है, ये ऐसा बोलते रहते हैं। मतलब ये सब चीज चलती रहती है। बाकी आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था, कितने घंटे आप पढ़ते थे? देखो एक्चुअली मेरा जॉब भी था और मुझे जिम का बहुत शौक था, तो मुझे दोनों को मैनेज करके चलना था। तो मैं क्या करता था कि सुबह से जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया 10 बजे से, ठीक है, 10 से मेरा शाम को दिन में 2 बजे स्टार्ट होता है जॉब का टाइम। तो उतने बीच में मैंने 3-4 घंटे पढ़ के और मैं खुद ही खाना आता था, मैं खुद खाना बना के निकल गया मैं जॉब के लिए। फिर ऐसे शाम को 2 बजे स्टार्ट किया मैं जॉब, और 2 से रात के 8 बजे तक जितना भी मतलब बीच में अगर पेशेंट आ रहे हैं तो उनको अटेंड कर रहा हूँ, अगर नहीं आ रहे हैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं बैठ के आराम से। देखो ठीक, तो जब आपने ये करा, जब आप बता रहे हैं आप एसएसबी से रिजाइन कर आए हैं एज ए जीडी में आपने, तो वो सीपीओ का एग्जाम आपने वहीं पर दिया कि उससे पहले हो गया? नहीं, ये एक्चुअली में जब मेरा ये नवंबर में मेरा ज्वाइनिंग हो चुका था वैसे तो मैं उसी टाइम मैंने सीपीओ को जो है प्री मतलब पेपर दे दिया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ मैं तो मुझे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरी इंग्लिश वैसे वीक है, तो मुझे पढ़ना ज्यादा बेटर है। तो मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया, अपने उसको ज्वाइनिंग को 3-4 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो इसी बीच मैंने फिजिकल की तैयारी करके अपना मेंस देख के फिर जाके मैंने ज्वाइन कर लिया, ताकि
मेरे घर वालों को ऐसा ना लगे कि कहीं सीपीयू में ना हो पाए इसका, तो कि कोई जॉब नहीं रहेगी उसके पास तो क्या बोलेंगे। मतलब मजबूरी थी आपकी, मजबूरी थी। वैसे मैं करता हूँ तो मुझे पता था पहले से, मैं बोलता भी था अपने घर वालों से कि तुम टेंशन मत लो, मेरा सीपीयू 2022 में हो जाएगा, कुछ ना कुछ पोस्ट मुझे मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। फिर ये मतलब परेशान रहते हैं कि अब जब माँ बाप होते ही हैं, बिल्कुल है ना, सही बात है। उसके बाद मुझे मजबूरी में उसको ज्वाइन करना ही पड़ा। फिर तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस की बात होती है, जब भी कोई एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई का उस लेवल को क्रॉस कर चुके होते हैं जहां आपको लगता है कि आप कोई भी एग्जाम को निकाल लोगे। एक और क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है मेरा, आप उत्तराखंड में रहे और प्रॉपर आप टीवी से बिलोंग करते हो, तो कभी मन में ख्याल नहीं आया कि उत्तराखंड में जैसे हम देखते हैं ना, ग्रुप सी की तरफ ज्यादा क्रेज है स्टेट एग्जाम के, आपने इसके बारे में नहीं सोचा? एक्चुअली में देखो, मैंने सोचा था कि मैं अपने उत्तराखंड में जॉब करूं, अभी भी सोचता हूं कि अभी मैं हूँ सीपीएसआई में, उसके बाद मैं उत्तराखंड में आना चाहूंगा अभी भी। तो एक्चुअली फिर मैं यहाँ देखता हूँ कि काफी करप्शन है, काफी एग्जाम मतलब होते हैं, लीक हो जाते हैं पेपर, फिर 3-4 साल लग जाते हैं, फिर ऐसे में एज निकल जाती है तो बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, तो इतना तो मैं कर नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सेंटर को देख लूं, एक बैकअप बना लूं अपना, उसके बाद इसको टारगेट करूंगा। अच्छा, तो अभी आप जो एसआई के पद पर हैं सीआरपीएफ में, इसके बाद भी आपकी जर्नी जारी रहेगी या आप सेटिस्फाई हो चुके हैं अपने? नहीं, अभी तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा एक ही गोल है कि उत्तराखंड आना है वापस। अच्छा, और यहाँ पे कोई भी एग्जाम क्लियर करके मुझे यहाँ बैठना है बस। तो अब आप एसआई में हैं तो जाहिर सी बात है उससे बड़ी पोस्ट की आप कोशिश करोगे। उत्तराखंड में भी एसआई आ रही है, उसका एग्जाम उसी का वेट कर रहा हूँ मैं एक्चुअली में। अच्छा, मतलब उत्तराखंड एसआई की तरफ जा रही है। इसके अलावा जो बड़ी पोस्ट है उत्तराखंड में, आरओ या फिर लोअर पीसीएस, इसकी तरफ भी आप देखते हैं? मतलब इन फ्यूचर मैं सबको टारगेट करूंगा। सब कुछ टारगेट करोगे। तो अभी आपको ट्रेनिंग पर कब से जाना है? ट्रेनिंग मेरे 27 से स्टार्ट है, सितंबर में। तो उत्तराखंड के बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है, काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पर एज भी जाती है, जैसे आपने बोला करप्शन है, तो अगर उत्तराखंड में कोई स्टूडेंट गांव से रहकर तैयारी करना चाहता हो सेंटर के एग्जाम की, एसएससी की, और वो हिंदी मीडियम से, तो किस तरीके से वो करे? देखो, एक्चुअली में अभी मैं बताना चाहूंगा, अगर वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है तो यूट्यूब पे काफी चैनल्स हैं, जैसे आपका भी है, आप गाइडेंस देते हैं, बिल्कुल, तो वहां से कर सकते हैं। बाकी हमारे मतलब यहाँ पे करमपुर में आप देखते हैं काफी कोचिंग सेंटर है, तो चूज कर सकते हैं, उनमें से कर सकते हैं लोग। और बाकी अगर बुक से जाना चाहिए तो पचवानी है आपके पास, बहुत अच्छी सोर्स है। नहीं, ये तो उत्तराखंड का हो गया, उत्तराखंड के लिए तो गाइडेंस है उसके पास, बट मैं कह रहा हूँ सेंटर की अगर एसएससी की करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के दिमाग में मिथ रहता है कि यार मैं, जैसे आप भी रहे, आपने इंग्लिश को आपने बताया कि आप ब्रिलियंट थे तो आपने कवर कर लिया, बट हर कोई नहीं कर पाता है। तो कोई स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम का सेंटर की तैयारी कर रहा हो तो किस तरीके से करे? देखो, मैं उसे कहना चाहूंगा कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग है, तो मैंने बताए हैं कुछ चैनल, जैसे कि मैंने कोचिंग सेंटर है, मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बोलते सर बहुत अच्छा है, उनका मैथ्स पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, अलग सबको समझ में आ जाता है वो। और ऐसे ही अगर रीजनिंग की तरफ जाना चाहेगा तो वाईफाई स्टडी दीपक सर है, वो देख सकते हैं उसको, बहुत अच्छे टीचर है उनकी। और ये मैथ्स रीजनिंग होगा। और इंग्लिश का मैं कहना चाहूंगा कि नीतू मैम पढ़ाती हैं, एक रानी मैम है, वो इंग्लिश में आपको उनको देख सकते हो, काफी अच्छी पढ़ाती है रानी मैम। अच्छा, एक और क्वेश्चन जैसा आपने बताया, यूट्यूब पर हम देखते हैं आजकल बहुत सारा कंटेंट है कि हर एक बहुत सारे, अब जब आपके पास ऑप्शन होते तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा कैसे चूज करें, तो आपने ये सब कंटेंट कैसे चूज किया था? एक्चुअली मैं कह रहा हूँ मैं कि पहले से ही मैं, जैसे ये ना अच्छे टीचर्स हैं, जैसे दीपक सर बोला मैंने, कुटे सर बोला है मैंने, रानी मैम बोला है, नीतू मैम बोला है, तो मैं इनको देखता रहता था, तो मैं ये इनसे पता चलता था कि मुझे एक्चुअली सिलेबस क्या है, मैं सिलेबस चेक करता रहता था कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, ये अवॉइड करना है, तो हमेशा उनको चेक करता रहता था कि हाँ ये सिलेबस मेरा ये है, कि सही उस डायरेक्शन जा रहा है कि जा रहा है, तो मैं हमेशा उसको ट्रैक करता रहता था, हमेशा अपनी स्टडी को और अपने गोल को कि हाँ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक चीज आपने मिस कर दी बताना कि मैंने गाइडेंस पूछा था आपसे कि आपने गाइडेंस कहाँ से ली, मतलब कौन, कोई आपका सीनियर भाई या फिर फैमिली मेंबर या दोस्त, कहाँ से आपको मतलब ये गाइडेंस मिली कि इस तरफ आपको जाना चाहिए और ऐसे आप सही डायरेक्शन? एसएससी की तरफ से। हाँ, ये बात ना कि मेरे जब मैं ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में था, तो मैंने किसी के मुंह से मैं बोला सुना था कि मैंने कि एसएससी भी कुछ चीज है ऐसा, अच्छा। तुम डिफेंस में उस तरफ से मतलब जा सकते हो तुम, तो फिर मैं वहीं से मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार इसको ट्राई करके देख लेता हूँ। फिर पहले तो 1 साल तक मैं बहुत कंफ्यूज रहा कि मतलब कि हो क्या रहा है लाइफ में, कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। फिर मैंने देखा, फिर यूट्यूब से मैं वाईफाई स्टडी हो गया, उस टाइम पे काफी बूम हो गया था, उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे, है ना, और यही बूटे सर हैं, इनसे मतलब गाइडेंस लेके मैंने आगे बढ़ा। परिवार में आपके भाई बहन कितने हैं? मेरी 2 बहनें, एक बड़ी है, एक छोटी बहन है। वो क्या करते हैं? मेरी बड़ी बहन अभी तो मतलब की जॉब करती हैं, 4 धाम हॉस्पिटल है यहाँ पे, हाँ जी, तो उनमें अभी मतलब जॉब करती हैं। छोटी बहन है वो लैब टेक्नीशियन है उसी हॉस्पिटल में। उसी हॉस्पिटल में। तो मतलब अब फैमिली में भी होता है ना, जब आपकी जॉब लग गई है तो उनके लिए भी एक मतलब इंस्पिरेशन आप बन गए हो कि चाहे रिलेटिव हो आपके या फिर आपके फैमिली मेंबर हो, तो वो भी आपको देखकर बहुत कुछ सीख रहे होंगे।
इसके अलावा मैं ये चाहूंगा आपसे एक मैसेज, क्योंकि बहुत से लोग आपको देख के शायद अब उनका मोराल जो है अप हुआ होगा कि हम लोग भी घर बैठे बिना कोचिंग के तैयारी कर सकते हैं, तो उनके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे? देखो, मैं अगर तुम्हारे अंदर में तुम कॉन्फिडेंस है, तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, तो तुम मतलब डेडिकेटली तुम्हें देना पड़ेगा उसको टाइम। हाँ, टाइम मांगता है, मैं ये बोलता हूँ कि एक दिन में नहीं होता है, तुम्हें साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, पर तुम्हें बैठ के मतलब कि उसकी तरफ डेडिकेटली टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। नहीं तो अगर आप टाइम इधर उधर वेस्ट करके तुम लोग थोड़ा घूम लो, थोड़ी या तुम घूम ही लो या तो पढ़ लो, बस यही है बस। क्योंकि होता है ना कि बच्चे सोचते हैं एंजॉय करते हैं, एग्जाम निकल जाए। तो ये कुछ ऐसे बोलते थे कि जब मैं जिम जाता था, मुझे काफी जिम का काफी शौक था, तो कुछ बोलते कि तू बस बॉडी बनाते रह जाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा। तो उस दौरान आपने जिम छोड़ा था पढ़ाई के? मैंने जिम बिल्कुल कभी नहीं छोड़ा है। मैंने तब छोड़ा है जब मैंने एसएसबी ज्वाइन की, ट्रेनिंग, क्योंकि जिम नहीं होता है ऐसा। अच्छा। तो मैंने तभी छोड़ा, पर मैंने लगभग 3 साल अपनी पढ़ाई को दिए हैं, उतना ही मैंने जिम को दिया है अपने। अच्छा, तो और ये तीनों चीजें आप बहुत मतलब आपकी स्टोरी जो है लोगों को मुझे लगता है कि एक मजबूर कर देगी उनको भी सोचने पर, क्योंकि आप जिम भी जा रहे हैं, आप तैयारी भी कर रहे हो और आप जॉब भी कर रहे हो, तो मतलब बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से अगले गेस्ट आप लोग हो, यहाँ पर बैठे हो, आपका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई पॉडकास्ट में।